तो इस फाइनेंशियल लिटरेसी रैपिड फायर राउंड में हम बेसिकली डीप डाइव करेंगे आपके फाइनेंशियल माइंडसेट में। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको कुछ सवाल दूंगी एंड इन सवालों के जवाब में आपको मदद होगी आपके खुद के फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बिलीव्स में डीप डाइव करने या कन्फ्रंट करने में। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बेसिकली एक टॉपिक पर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना है ए या बी। इस सेशन के आखिर में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। सिंस ये एक रैपिड फायर राउंड है, देयर विल बी नो ब्रेक्स और नो इंटरेक्शन इन बिटवीन एक्सेप्ट फॉर योर कमेंट्स। Looks like there is a little bit of a technical error here, so just give me a moment while I fix this. Okay, looks like we're back online. Sweet. तो अगर आपको मेरा स्क्रीन ऑलरेडी दिख रहा है एंड आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है विच इज़ अबाउट बजटिंग, तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में इंडिकेट करिए। All right, great. Thank you so much, Anand, for your confirmation. All right, so the first question, budgeting, essential और overrated? आपको क्या लगता है, बजटिंग ज़रूरी है या ओवररेटेड है? बजटिंग क्या होता है? बेसिकली आपके पूरे साल का खर्च अपने लिए या अपने हाउस होल्ड के लिए जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं, पूरे साल का या पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का, बेसिकली एडवांस में जब आप डिटरमाइन करते हैं उसे कहते हैं बजटिंग। तो आपको क्या लगता है, ये एसेंशियल है यानी ज़रूरी है? अगर हाँ तो ए लिखिए, अगर ओवररेटेड है यानी बजटिंग आपको लगता है ज़रूरी नहीं है तो बी लिखिए। ऑलराइट, सो बजटिंग बेसिकली काफ़ी ज़रूरी है अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को एंड अपने हाउस होल्ड के फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि आपके स्पेंडिंग को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपको सेव करने में आप सेविंग्स प्रायोरिटाइज करें उसमें आपकी मदद करता है, आप अपने डेट्स को कंट्रोल कर सके या टाइम पे रीपे कर सके उसमें हेल्प करता है, आपको अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपरली ट्रैक करने में क्लैरिटी देता है, एंड फाइनली अपने फाइनेंशियल गोल सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बजटिंग को रेगुलरली इम्प्रूव करें। आनंद ने एंड राहुल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। सो इफ़ यू गाइज आर बजटिंग, इट्स ग्रेट. If you are not budgeting, then it's a very good time to sit with an Excel sheet, sit with your last year's financial, your banking statements or your credit card statements, and start indulging in this very important financial activity. All right, now we'll move on with our question number 2. Credit cards. आपको क्या लगता है, क्रेडिट कार्ड्स हेल्पफुल होते हैं या डेंजरस होते हैं? क्रेडिट कार्ड से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने में मदद मिलती है या क्रेडिट कार्ड आपको लगता है कि बहुत ख़राब चीज़ है एंड उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए? अगर आपको लगता है क्रेडिट कार्ड्स यूज़फुल या हेल्पफुल है तो ए लिखिए, और अगर आपको लगता है क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना डेंजरस है तो बी लिखिए। अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स हेल्पफुल क्यों है, डेंजरस क्यों है, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है उसका। ऑलराइट, सो क्रेडिट कार्ड्स हेल्पफुल भी हो सकते हैं एंड डेंजरस भी हो सकते हैं, कई सिचुएशंस पर डिपेंड करता है वो अल्टीमेटली। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें और उन क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उन्हें अगर आप जुडिशियसली यूज़ करें तो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इफ़ यू हैव अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आप उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर बाउंस कर सकते हैं विदाउट वरीइंग अबाउट द लिक्विडिटी विच यू माइट नॉट हैव बाई टेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। पर क्रेडिट कार्ड रहने से आपको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी फंड के रूप में भी काम आता है, और हर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन के अगेंस्ट भी फ्रॉड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है। पर क्रेडिट कार्ड डेंजरस किस सिचुएशन में है? अगर आप
रेगुलर नहीं है अपने पेमेंट्स के साथ, तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स इनकर करने पड़ेंगे इसके लिए। क्रेडिट कार्ड की वजह से कई लोगों को बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी आदत हो जाती है। कई ऐसे भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो फ्री नहीं होते, उनका एनुअल फीस रहता है। इवन दो इस फी को आप रिवॉर्ड्स के थ्रू रिडीम कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट टू डू इट। इट्स वेरी इजी टू लेट इट स्लिप। क्रेडिट कार्ड को प्रॉपरली नहीं पे करने से आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वाई? क्योंकि क्रेडिट स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग ऑन डेट एट द राइट टाइम एंड इन द राइट कैपेसिटी। अगेन, क्रेडिट कार्ड अगर प्रॉपरली नहीं यूज़ करें तो डेथ स्पाइरल का भी बहुत बड़ा रिस्क है। संदीप जी, योर आंसर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रेडिट कार्ड is very helpful, but you have to be very judicious in using it and disciplined. All right, let's move on to the next question, which is our question number 3. Savings. आपको क्या लगता है, सेविंग्स इजी है या डिफ़िकल्ट है? आपके लिए स्पेसिफिकली सेविंग आसान है या मुश्किल है? अगर आसान है तो ए लिखिए, और अगर मुश्किल है तो बी लिखिए। बेसिकली सेविंग्स आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का सबसे पहला स्टेप है। कुछ दिनों पहले मैंने एक सेशन किया था विच इन्वॉल्व द 5 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। उसमें मैंने डिस्कस किया था सेविंग्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू हैव टू डू। बेसिकली सेविंग आप जब करेंगे तभी आप अपने करंट इनकम या अपने करंट नेटवर्थ एंड आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेड नेटवर्थ के बीच का जो गैप है उसे बिल्ड करने की तरफ काम कर पाएंगे। इस सेविंग को ही इन्वेस्ट करके आप काम कर पाएंगे। सेविंग्स इजी कब होती है? तो सेविंग्स इंपॉर्टेंट है ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया, बट व्हेन इज सेविंग्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी? बेसिकली सबसे ईजी वे होता है सेविंग्स करने का व्हेन यू आर डूइंग इट ऑटोमेटिकली। आपको छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना होगा। अगर आपको लग रहा है अभी कि सेविंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, यू हैव टू सिट एंड डू अ स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ वेयर यू कैन सेव, व्हाट यू कैन सेव। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग समवेयर और दी अदर। मैंने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी रिसेंटली, इट्स कॉल्ड द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरन हार्डी, एंड उसमें डैरन ने भी यही कहा है कि नो मैटर हाउ लिटिल यू अर्न एंड नो मैटर हाउ मच योर एक्सपेंसेस आर, इवन इफ यू आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ डेट, you can start with as little as $10. Since it's a US based book, it was in dollars. But आप सोचिए, आपके लिए अगर आप सिर्फ 100 रुपये से भी शुरू करें, कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से कटौती करके आप कर सकते हैं। उसे अगर आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे तो 100,000 रुपये कब बनेगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट नाउ। सेविंग करने के लिए और कई टूल्स हैं आज टेक्नोलॉजी के थ्रू। देयर आर लॉट्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स दैट आर अवेलेबल, और सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप सेविंग्स इजीली कर सकते हैं। सेविंग्स मुश्किल कब होता है? अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है तो सेविंग्स करना नेचुरली डिफिकल्ट होगा। अगर आपका इनकम ही लो है टू स्टार्ट फ्रॉम, देन अगेन सेविंग्स स्पेशली इन अ हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट लाइक टुडे कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है तो भी सेविंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड अगर आप में बिहेवियरल इश्यूज है, जैसे कि यूर एन इम्पल्स बाय और यू लैक डिसिप्लिन, इट बिकम्स ऑल द मोर डिफिकल्ट टू सेव। All right, so this was a pretty straightforward topic, right? Savings is important, that's obvious, but savings हर किसी के लिए आसान नहीं होता despite of their life circumstances. Let's move on to the next question. Investing. आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग ईजी है, रिस्की है या रिवॉर्डिंग है? यहाँ से अब हम एक्चुअली हमने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल लिटरेसी के सीरियस टॉपिक्स के तरफ बढ़ना। आपका ओपिनियन क्या है इन्वेस्टिंग की तरफ? आपको इन्वेस्टिंग रिस्की लगता है? अगर हाँ तो ए लिखिए, और अगर आपको इन्वेस्टिंग रिवॉर्डिंग लगता है तो बी लिखिए। ओके, राहुल को लगता है इन्वेस्टिंग इज रिवॉर्डिंग, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट राहुल। अगर आप देखिए, इन्वेस्टिंग के इनहेरेंट नेचर में ही रिस्क एम्बेडेड होता है, बट आपका काम है उस रिस्क को मैनेज करना। इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहिए। अगर आप केयरलेसली इन्वेस्ट करने जाएंगे या बहुत रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट करने जाएंगे, देन येस, योर कैपिटल इंटेग्रिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट प्रॉपरली।
हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए रिटर्न्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, रियल एस्टेट में हो या किसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल में हो, they have often beaten the general market returns by huge margins. And investing is actually one of the main reasons why the richer is becoming richer and the poorer, just remains where they are and thereby becomes poorer in a relative sense. It is investing that makes all the difference. If your previous generations have not indulged in investing, then it's your responsibility actually to start that for the generations coming forward. इन्वेस्टिंग एक्चुअल में ऐसा टूल है जो अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको हो सकता है उतना ज़्यादा बेनिफिट ना मिले. यू विल मोस्टली एंड अप incurring the slog work of it, बट आपके आने वाले जनरेशन्स का, आपकी फ्यूचर जनरेशन्स का बहुत फ़ायदा होता है उससे. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इन्वेस्टिंग स्पेशली लॉन्ग टर्म इज़ लाइक प्लांटिंग अ फ्रूट ट्री, प्लांटिंग अ मैंगो ट्री. आप उसका सीड प्लांट करेंगे, आप उसके पीछे मेहनत करेंगे, आप उसे ग्रो करेंगे, बट उसके फ्रूट्स एक्चुअली आपके आने वाली जनरेशन को मिलेगा. So that was about investing. All right, now debt. आपको क्या लगता है, डेट को अवॉइड करना चाहिए या डेट को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए? आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस. इसका राइटअप मैंने इसी स्क्रीन पर लिखा है बिकॉज डेट इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइड लाइक अ प्लेग. बट जहाँ तक हो सके डेट अवॉइड करना चाहिए. राजेश जी कह रहे हैं कि इट शुड बी मैनेज्ड, एंड राजेश जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड दिस शोज दैट यू आर अ सोफिस्टिकेटेड person in terms of at least financial literacy. You're definitely a sophisticated person in terms of financial literacy. कई लोग involving, a lot of people that I know personally, including CAs that I know, they think debt should be avoided at all costs, and it is true for people who are bad at managing, their own finances. Debt is a slightly, or actually an absolutely advanced form of financial instrument जो उन्हीं लोगों को adopt करना चाहिए who have regular stream of income, who have some level of certainty with respect to where they might land in the next year, as well as have the discipline to make sure that they're making or servicing their debts at the right time. ऑल राइट, आगे बढ़ने के पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू कि सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन. ऑल राइट, आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू. ये प्रेजेंटेशन मैंने टोम यूज़ करके बनाया है. सो बेसिकली वंस आई हैड द कंटेंट रेडी, आई यूज टोम टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन एंड ऑल दीज वेरी AI generated images that you're seeing. If you're interested, you can sign up for Tome, and I'm sharing the link in the comment section only because I really think this is a mind-blowing innovation and just makes life really easy. So if you're someone who uses presentations very often, you can go ahead and use it, and it's completely free as of now, at least. All right, let's move on. So that was about debt. So debt के बारे में राजेश जी ने कहा that he would rather manage it than avoid it, right? Let's move on to our next question, which is emergency funds. Okay, what do you think about emergency funds? Okay, this should actually have been number 7, but I've numbered it 6, no problem. Okay, emergency fund ये एक और भी ज़्यादा ये डेट से भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल है, एंड आई टेल यू व्हाई इन अ मोमेंट. बट आपको क्या लगता है, emergency fund important है या बेमतलब का है? A या B? अगर important लगता है तो A लिखिए, अगर unnecessary या बेमतलब का लगता है तो B लिखिए. इमरजेंसी फंड एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विथ डेट एंड हैव रेगुलर इन्वेस्टमेंट setup. Basically, if you have SIPs as well as debt set up in your bank accounts or your credit statements, then it's very important for you to have an emergency fund. Kanakraji, you're absolutely right that it's very important to have an emergency fund set up before you start planning for your financial, as part of your financial planning.
इमरजेंसी फंड से नेचुरली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बरकरार रहता ही है जब आप एक किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. When it comes to finances, any kind of stress and anxiety can result in a spiral. And once you go in that stage, coming out of it can be really difficult. So, जैसा कि कहते हैं इंग्लिश में कि मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. तो जब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट मेक्स सेंस टू कर्ब योर एक्सपेंसेस, कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट एंड बिल्ड अप दैट इमरजेंसी फंड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए. The rule of thumb is you should have minimum 6 months of emergency fund set out. But given the current market situation where everything is very volatile, the inflation is hitting like a new high, every year, it's very important to have at least 1 year of emergency fund set out. एंड ये इमरजेंसी फंड ऑल्सो शुड बी लिक्विड. अगर आप सोचेंगे कि 3 साल का आपका जो FD है दैट्स एन इमरजेंसी फंड, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन इमरजेंसी फंड. द इमरजेंसी फंड कैन बी पार्क्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मनी मार्केट फंड्स, जहाँ पे सेल करके उस पैसे को विड्रॉ करना इज जस्ट अ मैटर ऑफ 3 or 4 days. दैट्स प्रिटी लिक्विड इनफ, राइट. एंड ऑफकोर्स बैंक में एक्सट्रीमली इमीडिएट यूज़ के लिए depending on what your lifestyle is, how much your monthly expenses are, कम से कम 1 महीने के expenses की जितना पैसा आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में फॉर इमीडिएट विड्रॉल शुड बी अवेलेबल. दैट बीइंग सेड, अभी SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक का जो पूरा फ्रॉड चल रहा है, दैट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अस टू. बेसिकली you should avoid working with banks which have a questionable history, which are new or which are aggressive in terms of their investment policies. When it comes to banking, it always makes sense to go for market leaders or the biggest and the most stable banks to ensure the safety of your deposits. Now that being said, let's move on to the next question about financial literacy. Goals, short term or long term? What is your cup of tea? Are you a short term goal setter or are you a long term goal setter? अगर आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 months, आगे का किसने देखा है, या अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, यानी कि यू नो व्हाट यू गोइंग टू डू 5 years, 10 years, 15 years डाउन द लाइन, बट आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का आपको व्यू नहीं है, तो बी लिखिए. तो एंड इफ यू थिंक बोथ इज इंपॉर्टेंट, देन जस्ट राइट AB टुगेदर. तो स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग ही इंपॉर्टेंट होती है. बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज फॉर दोज प्लानिंग विच हैव टाइमलाइन ऑफ लेस देन अ ईयर. This also includes building of emergency fund that we just discussed, and it should include plan for paying off your debts which might already be coming due. These can be mortgages, these can be EMIs. You have to make sure that you're taking them into consideration when determining your short-term planning. Short-term goal planning, especially when it comes to finances, you also have to take into consideration things like leisure. Just if you want to say plan a family vacation this year, or there's a big family wedding coming in, make sure that you're taking things into consideration, because ये ऐसी चीज़ें हैं which is very easy to overlook when you're setting your financial goals, but जब खर्च करने पे आता है तो the quantum is so high that it can derail your planning significantly. बेसिकली शॉर्ट टर्म गोल्स आपको इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि दे एड मोटिवेशन एंड मोमेंटम टुवर्ड्स अचीविंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स. एंड नेचुरली लॉन्ग टर्म गोल्स में भी डिटरमाइन करता है कि आप किस एज पे है, आप किस स्टेज ऑफ योर करियर पे है. अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर है, देन डिटरमाइनिंग योर लॉन्ग टर्म गोल्स कैन बी लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि 15 years बाद whether you're even going to stay in the same career that you're just starting out after your MBA, or are you going to switch, or if you're an engineer 3 years down the line you might decide to do an MBA and make a switch. तो बहुत ज़्यादा youngsters के लिए working out long-term goals might not be easy, but it is definitely something that you should work on educating yourself about. So कनक राज जी एंड राजेश जी, आपने A and B दोनों लिखा है, and you are absolutely right. Goals, when you talk about financial goals, you have to think about both short term and long term, and the short term goals
should be revised at least 3 months consecutively, and the long-term goals should also be reviewed every year. And basically they both should work in a cycle which should be more like concentric rather than disconnected. All right, we'll talk about the next topic. This is for the more mature audience. Earlier retirement, would you like to opt for early retirement, or are you planning for a late retirement? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड देर इज़ अ लॉट टू से. तो अगर आपके पास रिटायरमेंट के बारे में कोई ओपिनियन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए. बट उसके पहले इंडिकेट वेदर यू आर प्लानिंग और यू बिलीव इन अर्ली रिटायरमेंट विच इज़ ए, और डू यू बिलीव इन लेट रिटायरमेंट विच मीन्स बी. जब तक रिटायरमेंट के बारे में आप रिस्पॉन्ड करते हैं तब तक मैंने कमेंट्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है. इस टेलीग्राम चैनल पे ईटी लाइव में ऑनलाइन आने के जस्ट 10-15 मिनट पहले मैं अपडेट डालती हूँ लिंक के साथ. तो आपके लिए सेशन ज्वाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा. इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स एंड रियल टाइम मार्केट अपडेट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करती हूँ. ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक द लिंक इन द कमेंट्स टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. कनक राज जी, आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क, फाइनेंशियल रिटायरमेंट इज बी. व्हाट डज फाइनेंशियल रिटायरमेंट मीन फॉर यू? ऑल राइट, retirement early or late is a very personal choice, but it does not really matter so much as per what your opinion is, but also what your financial situation dictates. क्योंकि obviously early retirement लेना sounds really good and it is something that has become like a fad these days. A lot of people are talking about retiring in their late 30s or even their 40s, जबकि actual retirement happens somewhere around 60-65, right? We still see a lot of people like Ratan Tata ji who haven't retired despite of being way above that age. So that is a completely different स्टोरी. हाउएवर रिटायरमेंट अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जल्दी रिटायर करने से एक तो आपका जो अर्निंग ह्यूमन कैपिटल है उसको अर्निंग्स में आप उतना नहीं कन्वर्ट कर सकते जितना आप लेट रिटायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरा, हेल्थ कंडीशंस. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अर्ली रिटायरमेंट इज़ नॉट रियली एन ऑप्शन बट एन ऑब्लिगेशन बिकॉज द हेल्थ डज नॉट allow them to work for longer. But then again, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो हेल्दी होने के बावजूद भी ज़्यादा सालों तक वर्क नहीं करना चाहते. दे वांट टू रिटायर अर्ली. And for those people who have sufficient savings in their bank account or have enough assets that is generating enough revenue for them or cash flows for them to allow them to retire early, it is great. But early retirement is not an option which is limited to only rich people. All you have to do is be smart about it. अगर आप यंग एज से, अर्ली स्टेज से, यानी लेट 20s या अर्ली 30s से, if you start planning for your retirement and start building assets, then early retirement is definitely something that even you can achieve. Late retirement, however, is definitely not something that people consciously want to work towards. So aim for early retirement, plan your assets, plan your investments in such a way that they create assets for you, right? Even a simple asset like a FD, if done for a sizable amount, can give you enough cash flows which can help you in the retirement. But retirement का आपको खर्च कितना लगेगा again depends on a lot of things and lot of variables. So when you're planning for your retirement, make sure you're also keeping a lot of buffer in there because of medical expenses. Old age में medical expenses can become very erratic, and if not planned for properly, if you don't have proper insurance policy, if you don't have proper benefits to yourself, then retiring early can be really, really difficult for you. Even if you're retiring late, even then your old age can be really difficult for you. So your aim should be that work and create assets in such a manner कि आपका जो old age है, basically after you've your mid 40s, you find yourself in a financially comfortable position without being a burden on the next generation. Moving on to the next topic. Now this is more of a soft skill
देन अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, फ्रुगैलिटी. आपको क्या लगता है ये ज़रूरी है या ऑप्शनल? बेसिकली फ्रुगैलिटी क्या होती है कि लिविंग विद इन योर मीन्स या लिविंग इकोनॉमिकली. बेसिकली फॉर एग्जाम्पल से आप फ्लाइट में you're taking a flight, and instead of paying 600 rupees for the excel seats or for priority pass, you're just flying as it is, because what are you going to do saving 15 minutes by paying 600 extra? And especially if you're a frequent flyer, sure, it feels really good. It's you're avoiding a little bit of discomfort, but is it worth it? Then at the same time, frugality can be something as simple as going to the cinemas and not booking those posh cushioned seats and just going for the economical seats, right? So what do you think? Is frugality necessary or is it optional? And I mainly included frugality as one of the questions in this round because of the concept of YOLO, which has really caught up, right? You only live once. And YOLO के पीछे लोग बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनके लेटर लाइफ स्टेज को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकता है. सो व्हाट डू यू थिंक? फ्रुगैलिटी, इज़ इट नेसेसरी और इज़ इट ऑप्शनल? मुझे सिर्फ आपका पर्सनल ओपिनियन चाहिए. फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल से एंड नॉट. आप पर्सनली क्या प्रैक्टिस करते हैं फ्रुगैलिटी? अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको लगता है वो ज़रूरी है, तो ऑप्ट फॉर ए. एंड इफ़ यू डोंट, एंड इफ़ यू शेयर द माइंडसेट ऑफ YOLO, देयर इज़ नो शेम इन इट, go for option B. So Kanakraj ji saying option number B. So Kanakraj ji, I hope you're having like a fun time, but also make sure that you're all setting your financial goals properly and monitoring them. Lifestyle inflation is a very डेंजरस कॉन्सेप्ट जो उतना ज़्यादा बात नहीं किया जाता, बट आजकल के ज़माने में जहाँ पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है या सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, इस सिचुएशन में जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, दिस कैन हिट समवंस लॉन्ग टर्म गोल्स वेरी सिवियरली इफ़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. So frugality actually plays a very big role in making sure that you're on track of your financial goals, especially for majority population in India, which is the middle class population and the lower middle class population. So everything is pretty self-explanatory. I will not spend more time on frugality. Right? Let's move on to the next option. Taxes. Easy or complicated? Personally, if I share my opinion, I will definitely go for B, because taxes is something that I find really difficult. And until 2 years ago, ये ऐसा टॉपिक था जो मैं दूसरों पे पुश करती रहती थी, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आई डिड नॉट वांट टू face myself when I was pushing on others. But then ever since I've started my business, it's not really an option, right? I have to start learning about taxes. तो पिछले 2 साल से tax season में I have been spending a lot of time self-educating myself and making sure that I understand what I am filing. But what is your opinion about taxes? And make sure if you're going to write A, I might be reaching out to you during the tax session. So what do you think? Are taxes easy or are taxes complicated? Rajesh ji is saying complicated. So Rajesh ji, you're in my team. Kanakraj ji, you're saying taxes are easy. So well, I'm probably going to reach out to you when the tax season comes around. So while more people respond in the comments, I've dropped my YouTube channel, which you can follow if you're interested in getting the recorded session. And also if you're interested in getting a copy of this presentation, then you can join my Telegram channel and raise a request for that there. Fahad, I am with you. I also think that taxes are pretty complicated. All right, let's see what's the description saying. Naturally, financial situations make taxes pretty complicated or easy. Like I said, पहले 2 साल पहले जैसा कि मैं बता रही थी, I found
it easy to push my tax responsibilities on other people because I was working in a corporate job, and वहाँ पर मेरा tax filing काफ़ी easy था. So I was basically using sometimes my sister, sometimes my father, or sometimes some online service to file for my taxes, right? But then 2 साल पहले जब से मैंने EXP invest start किया, तब से I had to make sure that my taxes and my company's taxes were being filed properly. And now depending on other people was no longer an option. I had to work very closely. I had to start working very closely with professionals to actually get the taxes filed in the best manner. Not just that, I had to start learning about it and really getting into the system to understand what it means. So आपका financial situation really determines whether filing taxes or understanding your tax bills are easy or complicated. अब अगर आप self-employed है या if you have multiple streams of income, then naturally it's going to be more complicated, and it's your responsibility to make sure you understand your taxes, not just so you can pay them well, so that you can save on paying taxes, right? There is a huge incentive in understanding how taxes can be saved, so that you can actually take that money and invest it somewhere else, or make good on your debt payments, or get benefits of the debt servicing charges, or the interest that you are already paying for the existing debt. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है that a lot of interest that they are paying is actually reducible and exempted. काफ़ी लोगों को ये सब नहीं पता होता है, and if only people take the time to study the tax codes and understand the tax code as per their own financial situation, people will, I'm sure, be able to save a lot more taxes. All right, so that was about taxes, a topic that does make me uncomfortable to date, but something that I am working on becoming better every year. All right, insurance. आपको क्या लगता है, इंश्योरेंस ज़रूरी है या इंश्योरेंस ऑप्शनल है? आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू इंडिकेट कि आप पर्सनली इंश्योरेंस यूज़ करते हैं, एंड अगर हाँ तो कौन से टाइप की इंश्योरेंस है जो आप यूज़ करते हैं. What kind of insurance are you personally using, and do you think insurance is important? If you think insurance is important, write A. If you think insurance is optional or not that important, or something that you can do a lot of saving by avoiding, because you don't have to pay premiums and stuff, then write B. Fahad says he has health insurance, which is great. Kanak Raji, you have health and life insurance both. That's really, really great. I also hope you have your car insurance in place, because it's, of course, legally required. But that's the point, right? Insurance में कुछ ऐसे insurance होते हैं which are legally required. जैसे US में health insurance is something that is required. You can't get away from it in certain situations. India में and US दोनों में car insurance is absolutely necessary. There is no way you can go out with a car without having the right insurance. बट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखा है कई लोग को बाईपास करते हुए, एंड टीवी पे भी आजकल काफ़ी मूविंग एड्स आने लगे हैं अबाउट हाउ नॉट हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस कैन पुट योर एंटायर फैमिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनटू very dangerous situation, correct? Especially for people who are dealing with debt or a home mortgage, a home loan, or even EMIs. When you don't plan properly for the worst case scenario, then the people who have to stay behind, especially people who are dependent on you, can be put in very bad, very sad situations. So insurance has a lot of benefits. One of the most important benefits of insurance is that when you are a regular insurance customer, then आपको पता होगा there is a concept of laddering there. Basically, for every year that you pay the premium and you don't go and get that insurance or trigger the insurance, you get a lot of benefits. You even get cash payout in some cases. So insurance, no matter which stage of financial security you're in, no matter what your income level is, you must ensure that you're taking the right insurance to
safeguard your financial security, your in situations of accident or disability. At least you're provided for some time in case of unforeseen health circumstances. The hospital bill should not be something that derails your entire goals or your entire your like years to come. कई लोगों का, कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा, स्पेशली कोविड के टाइम में, हु डिड नॉट हैव the correct insurance, that huge hospital bills put them into debt. Not just that, they had to let go of a lot of their assets just to make good on the hospital bills. You don't want to be in that situation. So make sure you have the right insurance and that you're aware of the terms and policies, because insurance is a little bit tricky and the fine print can contain a lot of things which, if not read and implemented properly, despite of having an insurance, you might end up not getting the benefits. So make sure you have insurance and you read the fine prints properly and understand them. Next question. Real estate. What is your opinion about real estate? Do you believe renting, especially in India's situation, is a better output, gives better outcomes, or are you a believer of buying real estate? We are speaking strictly from the Indian context, so please respond accordingly. Do you believe in renting real estate, or do you believe or aspire towards buying real estate? Fahad says that renting is better. Kanak Rajji says buying real estate is better. So see, real estate is a pretty advanced state of financial planning, and usually for people with financial instability, it can be an option which kind of falls a little outside the ambit. However, रियल एस्टेट एक ऐसा असेट क्लास भी है जिसके लिए लोन ज़्यादा इजीली अवेलेबल है by using the collaterals, by using the asset as a collateral itself, right? Now, of course, investing in stocks, it's not, when you're investing in stocks, it's not a very good idea to go out and rent or go out and take a loan and then start investing in stocks, because ek to stocks ko if you try to keep as collateral, you might know that there is a huge haircut in the value, right? So it's not a very good idea, plus the volatility bit makes it very unattractive. But real estate purchasing ke liye, if you have a good credit score, if you're a disciplined servicer of debt, and if you are conscious about your own financial situations and a strong planner, then buying real estate can add a lot of advantage and help you reach the next level in your financial goals. Some people might say that renting is better, and it is indeed better, because India में compared to US especially, renting is a lot cheaper. इंडिया में जैसा कि कहते हैं कि the rent yield is really bad, क्योंकि real estate prices are like rocketing at really high rate, but rent is not increasing at the same rate naturally, because India में उतना affordability नहीं है, being a middle class heavy economy. So उसके that is the reason why rent उतना ज़्यादा inflate होना possible नहीं है. Despite of that, the capital appreciation for buying real estate is quite high. So if you have the capacity, and you should definitely work with professionals when you're dealing with real estate, because there's a lot of laws, there's a lot of taxes involved, and jo real estate may already involved, I don't need to tell them. But for people who are yet to buy their own first property, you should know that it is a steep learning curve. However, you have to start slow. It always helps to start with somebody who has experience and have them mentor you through the journey. This brings us to the next and one of the most important and also the last topic of a financial concept: stocks. What's your opinion about stocks? Are you a holder of stocks, or are you usually more eager to sell the stocks that you've bought? Basically a short-term trader. This can include a swing trader as well as an intraday trader. What is your opinion about stocks?
Yes, Rajesh ji, you're absolutely right that UAE is indeed great for doing all of those things, but then again, might not be in the ambit of, a lot of our watchers. Fahad says that he's a holder when it comes to stocks. That's great. Can I have more responses on this? Stocks, do you prefer to hold them, or are you more of a seller as soon as you buy the stocks? Stocks, whether you want to buy or whether you want to sell it. All right, Kanakraji, you are pretty much correct about it. So, okay, stocks. Basically, let's change this one a little bit to short term versus long term. Correct? See, for people who are financially already stable, being a long term holder in the stock market makes a lot of sense. But for people who are starting out in their financial journey or who are young, who have higher risk capacity, it makes sense to indulge in short term trading to try and generate alpha. Even if you don't end up generating alpha, it's not like your capital is going into losses, because you end up learning a lot if you're disciplined in the process, right? Short term trading, I'm not talking about intraday trading, I'm only talking about swing trading, can help you become a much more sophisticated trader, catch the pulse of the market, stay more in tuned into the market activities, the market news, the market developments. When you're a swing trader, or when you are a short term trader in the market, it teaches you a lot, which ultimately leads to you becoming a more sophisticated and long term trader. So nobody becomes a long term trader from day one. You have to start trading the stock market initially to get to that level of sophistication, so that you ultimately develop a sense of what kind of stocks with what kind of uh, narration over many years do well ultimately, so that you can choose the stocks which suit your financial situation and your financial profile, right? कई लोग होते हैं जो अंधाधुन खरीदते जाते हैं, who have a very blanket policy. For example, I'm going to buy mid cap stocks which are less than 100, or very arbitrary metrics of purchasing कि किसी इंडस्ट्री में अगर किसी स्टॉक का पी इतना है तो आई विल बाई इट, या विच एवर स्टॉक्स इन विच एवर इंडस्ट्री हैव PE which is less than industrial PE, I'm gonna purchase that stock. But those are not really good strategies, correct? Because there might be problems in that particular company because of which they are currently trading below 100 rupees, even if they traded above 500 rupees in the past, or are trading at a PE which is lower than the industrial PE because they have corporate governance issues. You need to take all of that into consideration before you decide to just buy stocks for the long term. सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में भी आप बहुत पैसा कमाओ, इवन इफ यू आर होल्डिंग स्टॉक्स फॉर 10-15 years, बिकॉज इफ द स्टॉक और इफ द कंपनी इज़ नॉट अ गुड वन, इट विल एंड अप गोइंग बैंकक्रप्ट, एंड यू डोंट वांट दैट. यू डोंट वांट योर कंपनी टू गो बैंकक्रप्ट. फॉर एग्जाम्पल, फ्रीटेल का एग्जाम्पल लीजिए, राइट? बिग बाज़ार का कितना बड़ा नाम था, कितना बड़ा गुडविल था, एंड फॉर पीपल हु परचेज दैट stock thinking Big Bazaar cannot go bust because everybody loves it, has to be a good company. Look at what's happening in it today, right? The investor wealth has been eradicated by more than 98% from its peaks. It's just a really sad story. So you have to make sure that even if you're buying stocks and not selling them, basically holding them for the long term, make sure that you're reviewing them, or if you don't have time, get them reviewed by a professional research analyst, correct? So this was the last question in this rapid fire round. So to be properly literate about to be properly financial literate, it's very important that you keep asking yourself difficult questions and reflect on the answers consciously. It's very easy to let such things slip and go into an autopilot mode and
it's usually very late by the time you realize. So the best way to approach your financial literacy to stay on track is to have a tracker, have an Excel sheet dedicated to this, sit with it, initially every week for at least a couple of hours. And once you have some structure, you can even visit it just once in a month and reduce the frequency to even once in 3 months. But it's very important to have a regular rhythm to it, to which you can come back and make better every time you revisit the process. All right, thank you so much for attending this rapid fire round. Now, before I go off, I would love to answer some questions for you. And okay, I see Rajesh ji saying that he is not very good at swing trading. Selecting swing stocks is a challenge. And Rajesh ji, you're absolutely right in recognizing that. I am a research analyst myself, and usually for swing trading, for retail participants, I always recommend working with a research analyst. And I'll explain why. Swing trading is a full-time job. It is not something that you can do part-time. However, you can work on execution in your as a part-time job. What do I mean by that? As long as you have someone who's analyzing stocks and giving you a proper trade setup, which I basically do with my company EXP Invest, then for you it becomes very easy to just focus on improving your execution, because execution itself is a pretty taxing activity which requires a lot of practice to do correctly. अब जैसे मैंने आपको कोई stock बताया, you buy the stock. You might end up selling it too soon just because it went into some profit, because you got greedy about booking profits too soon. Now, you might make this mistake once, right? But if you are conscious and if you use the trackers which I provide to my members, you will be able to see that, this was a mistake that you have a tendency to make, and next time you will be able to avoid that mistake. The same can happen on the downside also. If you don't use the given stop loss and say you have a tendency of overriding the stop loss or cancelling them at the last minute, hoping that the stock will go to break even point and then you might exit, but usually it never does. A stop loss is given on the basis of important support levels, and a lot of times they may not go back up, they may just keep sliding down. उस सिचुएशन में क्या होता है कि जहां आपका 3% लॉस होना था वहां 13% भी लॉस हो सकता है. So swing trading is all about discipline. The more integrity you maintain, the more disciplined you are, the better results you get. And swing trading is a great way of using whatever limited capital you have, growing it and building a long-term portfolio with good stocks. Thank you so much for your kind words, Kanakraj ji. I really appreciate you taking the time to attend these sessions and give valuable feedback. So I'm going to hang out here for 2 more minutes. If anybody has any questions about any stocks, please feel free to share them and I'll be happy to analyze them for you.